नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे, ऐसी आशा मैं भगवान से करता हूं। दोस्तों, आज बहुत सारी बातें करनी है। ये सरकार पहले प्रजातंत्र की हत्या तो कर ही रही थी, अब संसद भवन तक में प्रजातंत्र की हत्या कर रही है। और अभी अभी एक अध्यादेश लाई है सरकार, आप लोग जानते ही होंगे, खेती और किसानी के लिए। उस अध्यादेश में जो सरकार इसको कानूनी जामा लगभग पहना चुकी है, क्योंकि कल लोकसभा से वो बिल पारित हो चुका था। आज राज्यसभा से ध्वनिमत से उसको पारित कर दिया गया। सारे विपक्षी दल मांग कर रहे थे कि इस पे वोटिंग हो, बहस हो, एक दिन का और टाइम दिया जाए। चलिए, टाइम नहीं देते हैं, लेकिन इस पे वोटिंग करवाई जाए। दोस्तों, सरकार ने इस बात को नहीं माना, वोटिंग नहीं करवाया और इस बिल को ध्वनिमत से पारित कर दिया। और जब ये ध्वनिमत से पारित हो रहा था तो राज्यसभा टीवी को म्यूट कर दिया गया। किसी की कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दी गई कि किसने हाँ बोला है और किसने ना बोला है। इसमें एक चीज़ और देखने लायक है, बसपा की मायावती इस देश के किसान और मजदूर लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। जब जब इनको सीबीआई ईडी का खतरा महसूस हुआ है और ये भाजपा सरकार को भीतर खाने से, पीछे के दरवाजे से मदद करती आ रही है, तो बसपा ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद नवीन पटनायक जो उड़ीसा के हैं, उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया, जैसा सुनने को मिला है। और हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी इस बिल के पक्ष में वोट किया है। तो आने वाले चुनाव में बिहार के लोग, खास करके मजदूर और किसान, इस बात को नहीं भूलेंगे कि नीतीश कुमार किसान और मजदूर विरोधी है और किसान मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए भाजपा के इस काले कानून को, रोलेट एक्ट को, काले कानून का समर्थन किया है। तो मैं तमाम बिहार के जो मजदूर और किसान भाई लोग हैं, उन लोगों से आग्रह करता हूं कि इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। लॉकडाउन में आपके साथ क्या दुर्दशा हुई थी वो ज़रूर याद रखिएगा। ये सरकार आपको ट्रेन बसों में बिठाने के लिए उसका किराया तक नहीं दे पाया था। बिठाने की दूर छोड़िए, ट्रेन और बसों की व्यवस्था तक नहीं कर पाया था। और जो लोग ट्रेन और बसों की व्यवस्था कर रहे थे, उनके खिलाफ ये लोग केस कर रहे थे, उनको उठा के जेल में डाल रहे थे। तो कैसे किसान और गरीब मजदूर विरोधी ये सरकार है, ये आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों, ये जो कानून लाया गया है, उसके कुछ गुण और अवगुणों के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले बिहार में आज से 14-15 साल पहले मंडी व्यवस्था होती थी, लेकिन 14 साल पहले नीतीश जब आए थे सरकार में, नीतीश लगभग 15 साल से सरकार में है, और 14 साल पहले जब नीतीश इस सरकार में आए थे तो बिहार से मंडी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया था। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं, किसानों को दी जाती है। बिहार में कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है और मंडी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। अब उससे होता यूँ है कि राष्ट्रीय स्तर पर, दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर जिस धान की कीमत 1900 रुपये क्विंटल एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भारत की सरकार जिसको डिसाइड करती है, वो बिहार में 1300-1400 रुपये क्विंटल धान बिकता है। अब व्यापारी क्या करते हैं, 1300-1400 रुपये में वो धान वहाँ से खरीदते हैं और पंजाब और हरियाणा के मंडी में जाकर के वो धान 1900 और 2000 रुपये में बेचते हैं। तो एक क्विंटल पर उन्हें कम से कम 600-700 रुपये की बचत होती है। ये कौन है? मीडिएटर है। और बिहार की जनता को क्या मिलता है? बिहार के मजदूर और किसान को क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू, क्योंकि वहाँ पे मंडी है ही नहीं, सरकार एमएसपी तय नहीं करती है। तो और दोस्तों, इस देश के 85% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, जिसकी जो खेत है वो 2-3 एकड़ से कम की खेती है। अब ऐसे किसानों का जब फसल आता है, वो फसल का भंडारण करने के लिए उसके पास जगह नहीं है, या जब उन्होंने किसी से पैसे लेकर के खेती करी होती है, उनको पैसा देना उन्हें बहुत ज़रूरी होती है। तो किसान ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारे जो सिर्फ खाने के लिए अनाज हो वो हमारे घर जाए, बाकी का अनाज हम खेत से ही बेच दें या खलिहान से बेच दें, क्योंकि उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं है। तो इस स्थिति में वो औने पौने दामों में अपने अनाज को बेच देते हैं और हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। अब जो ये सरकार नियम ला रही है, सेम बिहार में जैसे एमएसपी का कोई व्यवस्था नहीं है, मंडी का कोई व्यवस्था नहीं है, उसी प्रकार ये जो कानून लाया गया है, ये जो रोलेट एक्ट है, ये जो काला कानून लाया गया है, उस कानून से ये हो रहा है, और ये होगा कि शुरू में तो किसानों को अच्छी कीमतें दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो किसानों से अनाज खरीदते हैं और मंडी में ले जाके बेचते हैं,
उन किसानों को ख़त्म करने के लिए कुछ 2-4 घराने जैसे अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति लोग इस बिजनेस में आएंगे। और मान लो धान की जो कीमत सरकार तय नहीं करेगी। हम लोग कह रहे थे इस चीज़ को कि अगर आप इस रोलेट एक्ट को लाना ही चाहते हैं तो भारतीय किसान को एमएसपी की कानूनी मान्यता दीजिए। कानूनी मान्यता से ये होगा कि एमएसपी से कम पे अगर कोई खरीद करता है तो उसको जेल होगा, उसको सज़ा होगी। लेकिन ये भाजपा सरकार, किसान विरोधी सरकार एमएसपी लाने के पक्ष में नहीं है। ये एमएसपी बिल्कुल ही ख़त्म करने के पक्ष में है। मंडी ख़त्म हो जाएगी। तो अब सोचिए दोस्तों कि पूरे देश भर में जितनी सारी मंडियां हैं उनमें कर्मचारी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सब का रोज़गार ख़त्म हो गया। अब कहेंगे मंडियों में बिचौलिए खाते थे। जी नहीं, मंडियों में जो पैसे दिए जाते थे, जो कमीशन दिए जाते थे, वो कमीशन फिक्की देती है। भारत सरकार की एक संस्था है फिक्की, वो देती है। किसान कोई भी कमीशन नहीं देता किसी को। और पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो जहाँ पे एमएसपी वगैरह की सुविधा थी वहाँ पे अच्छी कीमत मिलती है फसलों को बनिस्बत की बिहार और यूपी के। बिहार का मैंने बताया ही कि कितने थोड़े से पैसों में उठा के अनाज ले जाता है हरियाणा और पंजाब में, और वहाँ पे अच्छी कीमतों में बेच के आ जाता है। लेकिन किसान, एक एक किसान अपना 2 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल अनाज लेके तो जा नहीं सकता पंजाब और हरियाणा। वो कौन ले जाएगा? व्यापारी ले जाएगा, क्योंकि 2 4 5 क्विंटल ले जाएगा, उससे ज़्यादा तो उनका किराया लग जाएगा। लेकिन व्यापारी करता है इकट्ठा 10 20 25 किसानों से खरीदा एक बार में और सैकड़ों क्विंटल अनाज लिया और चले गए, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। अब होगा ये कि अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन इस बिज़नेस में आएंगे और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो 50-100 किसानों से फसल खरीदते हैं, उन लोगों को ख़त्म करने के लिए शुरू में किसानों को ज़्यादा कीमतें देंगी। मान लीजिए अगर 1700-1800 रुपये ये है, जैसे मान लीजिए 1900 रुपये एमएसपी है अभी बिक रहा है, तो शुरू में ये लोग क्या करेंगे, उनको 2000, 2200, 2500 की कीमत दे देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये दे रही है एमएसपी पे, धान पे। और धीरे धीरे क्या होगा, साल 2 साल में जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं जो गांव-गांव घूम के किसानों से अनाज लेता है और जाके बेचता है मंडी में, वो सारे व्यापारी ख़त्म हो जाएंगे। फिर जो अडानी अंबानी टाइप जो कॉरपोरेट घराना है उसकी मोनोपोली हो जाएगी। अब वो आगे कहेंगे कि आप फलाना ही फसल उगाओ, किसान की मजबूरी है कि वो फलाना ही फसल उगाएगा। देश में जितने फूड सिक्योरिटी बिल है वो सारे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि सरकार खरीद ही नहीं करेगी, तो फूड सिक्योरिटी किस बात की होगी? किसी बात की फूड सिक्योरिटी होगी ही नहीं। ये इन्होंने बोला, प्रधानमंत्री होते हुए मोदी जी इतना झूठ बोलते, उन्होंने बोला कि पहले किसानों को हक नहीं था कि कहीं भी ले जाके अनाज बेच सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि भारत के जो किसान हैं अपने अनाज को कहीं और ले जाके नहीं बेच सकते। अगर आप बिहार के किसान हैं, आप चाहते हैं कि आप आंध्रा में कि हम अपने फसल को ले जाके बेचें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता था। पहले से ऐसी कोई नियम नहीं थी जिसमें इस तरह की कोई रोक थी। तो एक प्रधानमंत्री होकर झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं आप सब लोगों को पता ही है। दोस्तों, इन्होंने बुलेट ट्रेन का लिए कहा, बुलेट ट्रेन आया नहीं। इन्होंने 2005-7 में अहमदाबाद मेट्रो का शिलान्यास किया था, आज तक नहीं बनी। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी। काला धन नहीं आया। पेट्रोल डीजल की कीमत 30-35 रुपये नहीं हुआ। इन्होंने आज तक कोई भी वादा ऐसा नहीं है जिसने किया हो अपना वादा पूरा कर दिया हो। अब ये सरकार, अब मैं यही बात कर रहा था कि अडानी और अंबानी जैसे लोग इस सेक्टर में आएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो 10, 20, 25 किसानों से फसल खरीदते हैं, वो लोग ख़त्म हो जाएंगे, वो लोग ये काम ही छोड़ देंगे। अब क्या होगा कि ये लोग, अब इनकी मोनोपोली हो जाएगी। अब जिस धान की कीमत ये अभी 2500 दे रहे थे, अगले साल सीधे बोलेंगे 1500 में आपको देना है तो दो, नहीं तो हम नहीं खरीद रहे। मंडी ख़त्म हो गई, किसान कहीं जाके बेच नहीं सकता। और जो व्यापारी छोटे छोटे थे वो दूसरे धंधों में लग जाएंगे, दूसरे कामों में लग जाएंगे, तो कोई खरीदार नहीं मिलेगा। अब खरीदार नहीं मिलेगा तो मजबूरी में किसान को इनको देना पड़ेगा। अब यही लोग ये मान लो 1000, 1200, 1500 में खरीदेंगे और मार्केट में फिर 2000, 2500 में बेचेंगे बेनिफिट लेके। वही हमारे किसान भाई जो आलू 10 रुपये गाँव में बेचेंगे, ये लोग 10 रुपये खरीद के लाएंगे, और पूरे देश के 2-4 जो व्यापारी घराने हैं वो लोग 2-4 लोग पूरे देश का जितना भी आलू होगा खरीद के जमा कर लेगा। पहले एक कानून था दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति अनाज का भंडारण नहीं कर सकता है एक लिमिट से ज़्यादा, लेकिन इस नियम से ऐसा होगा कि आप जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं, आप पे कोई रोक नहीं है। अब 2-4 घराने क्या करेंगे,
जो भी फसल, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ बस, कि मान लीजिए आलू है, आलू खरीद के इन लोगों ने भंडारण कर लिया, जब मार्केट में कीमत बढ़ेगी तो अपना निकाल देंगे ये, कोई दूसरा व्यापारी इनको टक्कर देने वाला नहीं। तो होगा क्या, किसान जहाँ है वहीं रहेगा और उससे भी बदतर हालत होगी। कल के डेट में ये बोलेंगे हम 10 रुपये भी आलू नहीं लूँगा, मैं आपसे 5 रुपये आलू लूँगा, बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है मत बेचो, हमें लेना नहीं। वो तो व्यापारी है, सरकार तो है नहीं कि हम जिस पे दबाव डाल सकते हैं, व्यापारी है। आपको 10 रुपये 5 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। क्या कर लेगा किसान, कुछ नहीं कर सकता है। तो एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए थी। ये बिल पास हो गया है, लेकिन इस बिल का विरोध आप सब लोगों को करना चाहिए दोस्तों, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए दोस्तों, जो डॉक्टर है वो सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, जो इंजीनियर है सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, जो सीए है वो सोचता है मेरा बेटा सीए बने, जो एक्टर है सोचता है मेरा बेटा एक्टर बने, जो नेता है, मिनिस्टर है, सोचता है मेरा बेटा मिनिस्टर बने, नेता बने। एक भी किसान पूरे देश में, एक भी किसान कोई ऐसा हो जो ये बता दे कि वो चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने, चाहे उसके पास 100 एकड़ की खेती क्यों ना हो। 100 एकड़ की खेती वाला किसान भी नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने। ऐसा क्यों? अब होगा क्या कि अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनकी मोनोपोली होगी, या किसान के लिए खेती करना घाटे का सौदा हो जाएगा। वो सोचेगा मैं ये ज़मीन बेच दूं किसी तरह, कौन खेती करेगा, मुझे जब खरीद के ही खाना मुझे भी, तो मैं भी खरीद के खाऊंगा। बड़े बड़े घराने सब क्या होंगे, धीरे धीरे किसानों की ज़मीनें खरीदना शुरू करेंगे। अब जो किसान और मजदूर आज काम कर रहे थे अपने खेतों में, वही उस कॉरपोरेट्स घराने के खेतों में मजदूरी का काम करेंगे। क्या आप लोग यही चाहते हैं? आज जो लोग भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, इन सब के बाप दादा पितामह पर पितामह कल के डेट में किसान थे। इस देश में आज भी 70% जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो खेती किसानी पे ही निर्भर करते हैं। तो अगर अभी आप लोग ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने किसान भाइयों के, अपने मजदूर भाइयों के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक अगर आंदोलन नहीं करेंगे, तो ये देश बिक जाएगा। एक एक चीज़ बेच रहे हैं ये लोग, एक एक चीज़ बेच रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए, हम रेल नहीं बिकने देंगे, रेल बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रही है, सारी चीज़ें LIC तक बेच रहे हैं, सारे PSU बैंक वगैरह सब भी बेचने की बातचीत चल रही है। तो हर चीज़ बेच के खा रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े घराने के लोग इनको चुनाव लड़ने के लिए और झूठे वादे करने के लिए पैसे दिए थे, उन लोगों के एहसान चुकाने के लिए उन्हीं कॉरपोरेट्स घरानों को ये सारे संसाधन बेच रही है मोदी सरकार, उनका एहसान चुकाने। क्योंकि 2024 में फिर चुनाव है, फिर इन्हें पैसे चाहिए। पैसा देगा कौन? कॉरपोरेट्स घराना। किसान मजदूर तो पैसा देता नहीं है। तो उन कॉरपोरेट्स घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये लोग इस तरह के काले कानून को लेके आ रही है, ला चुकी है, संसद में पास हो चुका है, ये कानून बन गया है। लेकिन इसका विरोध करना पड़ेगा। जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती मोदी सरकार, आप सब लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। मैंने कहा ना, आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, लेकिन आपके बाप दादा पितामह पर पितामह किसान रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि खेती और किसानी कितना मुश्किल का काम है। और आज लॉकडाउन में आपने देख लिया कि आप हर चीज़ के, हर सुख सुविधा के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन भोजन के बिना, अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं। ये आप लोगों के मुंह से अन्न छीनना चाहते हैं। हमारे किसान और मजदूर भाइयों के पेट पे लात मार रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो ये देश गुलाम होने से आप कोई नहीं रोक सकता। आज भी संसद भवन में, आज राज्यसभा में जिस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या की गई है, ये एक सिग्नल है दोस्तों। पहचान जाइए इसको। ये देश बर्बाद होने से बचा लीजिए, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो आप चुप क्यों थे, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।